हेलो एवरीवन, माई सेल्फ परवेज। गाइस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेंटर ऑफ मास। हम लोग को पता होना चाहिए गाइस कि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स, सपोज M1 M2 M3 इस टाइप से डिफरेंट मासेस अवेलेबल हैं अपने पास में। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारे मास को मैं एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट की तरह मानता हूँ कि सारा पॉइंट एक पॉइंट पर सारा मास लाई कर रहा है। तो सपोज हमारे पास में सपोज ये M1 M2 दो मास है, ठीक है। M1 का जो डिस्टेंस है मतलब ओरिजिन से वो R1 है और M2 का डिस्टेंस R2 है। तो इसका जो R सेंटर ऑफ मास होगा तो M1 R1 प्लस M2 R2 अपन में M1 प्लस M2 होगा, ठीक है। अगर हमारे पास में 3 पार्टिकल होते तो मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर M3 R3 करता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को मतलब देखना चाहिए कि अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स का मास डिफरेंट है और सबका पोजीशन डिफरेंट है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो सबका जो R सेंटर मास होगा तो M1 R1 प्लस M2 R2 इस तरह से Mn Rn अपॉन में टोटल मास जो होगा सिस्टम का, ठीक है। अब मैं कंपोनेंट फॉर्म की बात करता हूँ तो जो सिस्टम सेंटर ऑफ मास होगा इसमें एक सेंटर ऑफ मास I कैप प्लस Y सेंटर ऑफ मास J कैप प्लस Z सेंटर ऑफ मास K कैप। सिमिलरली देखिए अब ये पोजीशन की बात की आप लोगों के पास। अब इस तरह से मैं वेलोसिटी की बात करूँगा। इन वेलोसिटी V सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 1 अपॉन में M I V I, मतलब कि I इक्वल्स टू 1 से I इक्वल्स टू N तक, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं सिमिलरली सपोज़ एक हमारे पास में पुली है, ठीक है, और पुली का ये मास M1 गिवन है, ये मास M2 गिवन है। तो अब देखिए M1 ग्रेटर देन M2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो M1 जाहिर सी बात है नीचे की ओर मूव करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू g है और इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू g इसका भी है, बट इसका डायरेक्शन जो अपोजिट है। तो इफ़ g इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ M1 तो माइनस g होगा एक्सेलरेशन ऑफ M2। देन M1 प्लस M2 ए सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू M1 A1 प्लस M2 A2। ये हमारे पास में जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फार्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का। तो यहाँ से देखिए M1 प्लस M2 ए सेंटर ऑफ मास हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो M1 A1 है, देखिए M1 और A1 का अगर मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव मानता हूँ तो M1 और G हो गया। और देखिए अब M2 A2, तो A2 तो डायरेक्शन जो है इसका माइनस जी है, तो यहाँ पर माइनस M2G हो जाएगा। तो यहाँ से ए सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस तरह से बात करते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड पर। सपोज देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मान लीजिए हमारे पास जियोमेट्रिकल शेप बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसमें हम लोग को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये हाफ रिंग गिवन है, ठीक है, ये हाफ रिंग गिवन है, ठीक है। तो जब हाफ रिंग यहाँ पर M और R इसका दिया हुआ है कि भाई इसका जो मतलब मास M है और रेडियस R दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं क्या किया कि अब हम लोग को पता है कि अगर मैं ये एक्स एक्सिस मानूँ इसको और ये इसको वाई एक्सिस मानूँ तो हमारे पास में जो एलिमेंट है इस रिंग के वो वाई एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में भी लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये 0,0 है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर m/π इक्वल्स टू dm/d थीटा, ये सिमेट्रिकल रूल से हम लोग को पता होना चाहिए कि ये आता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं, हालांकि एक सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपना सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं इस रिंग का। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मतलब कि वाई डीएम इंटीग्रेशन अपॉन में डीएम होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डीएम का इंटीग्रेशन जो डिनोमिनेटर में था उसका इंटीग्रेशन किया है डीएम का, तो वो एम आ गया, इसको मैं 1/m बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। वाई इंटू डी एम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो डी एम का वैल्यू है एम इंटू डी थीटा अपॉन पाई हो जाएगा। अब देखिए वाई जो है, ये वाई जिस एलिमेंट की बात करते हैं वो आर कॉस थीटा इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब मैं सारा वैल्यू पुट करता हूँ। वाई का वैल्यू मैं पुट किया, डी एम का वैल्यू पुट किया, तो यहाँ से 2r/π मैं कॉमन ले लिया और 0 से π/2 मैं इसका इंटीग्रेशन किया कॉस थीटा डी थीटा। तो 2r/π और इसका इंटीग्रेशन जो होगा साइन थीटा 0 से π/2, तो 2r/π और इसका जो इंटीग्रेशन किया था इसको मैं लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करूँगा, तो मुझे यहाँ से 2r/π मतलब कि वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम बात करते हैं सपोज सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप की। सपोज सॉलिड कोन की बात करते हैं तो h/4 होता है, हॉलो कोन की बात करते हैं h/3 होता है, सेमी सर्कुलर रिंग की बात करते हैं 2r/π होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करते हैं 4r/3π होता है, ठीक है। अब देखिए हम सपोज यहाँ पर जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास में ये डिस्क है, ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, मतलब कि ये पाई एंगल पर ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। तो देखिए हम लोग को पता होना चाहिए कि जो मास पर यूनिट लेंथ होता है डेंसिटी है उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये मास पर यूनिट एरिया है, इसको मैं
सिग्मा से डिनोट करता हूँ, और एक मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसको मैं रो से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क की बात करते हैं, तो इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा इक्वल्स टू डी एम अपॉन में पाई आर डी आर, इसका जो एरिया होगा पाई आर डी आर होगा, ये छोटा एलिमेंट जो है डी आर डिस्टेंस पर, तो डी एम इक्वल्स टू सिग्मा पाई आर डी आर होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग को पता चाहिए, यहाँ देखिए मैं रिंग का सिलेक्शन किया हूँ, इस रिंग का, तो जो डी वाई सेंटर ऑफ मास होगा वो रिंग का जो मतलब कि देखिए वाई डी एम होता है अपॉन में डी एम, तो देखिए वाई का जो वैल्यू है ये 2r/पाई होगा, क्योंकि ये रिंग मैंने सेलेक्ट किया है। देखिए ये डिस्क है ना, ये डिस्क है एम कॉमा आर का, बट इसमें मैं जो एलिमेंट सेलेक्ट किया हूँ जिसका इंटीग्रेशन मुझे करना है वो एक रिंग है, ठीक है। तो रिंग का जो सेंटर मास होता है वो 2r/पाई पर रिलाई करता है, ठीक है। तो 2r/पाई इंटू डी एम अपॉन में डी एम, ठीक है। तो देखिए अब इसमें डी एम का वैल्यू यहाँ से पुट किया है सिग्मा पाई आर डी आर, तो सिग्मा पाई आर डी आर यहाँ से वैल्यू पुट किया, तो इस तरह से हमारे पास में जो वाई सेंटर मास है जो आएगा वो आएगा 4r/3 ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम लोग को डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप का हम लोग को सेंटर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर लेकिन आप लोग को डायरेक्टली इसका फॉर्मूला मतलब याद है, डायरेक्टली इसका वैल्यू याद है, तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से मतलब कि इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में मतलब इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही पूछता है और डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछता है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस ये एक्सिस दिया है कि ये मतलब एम जो मास है वो 0,0 पर लाई करता है, और 2m मास जो है a,0 पर लाई कर रहा है, और 3m मास जो है a/2 a√3/2 पर लाई कर रहा है। तो जो एक सेंटर मास होगा, हमने क्या बताया था पहले कि जो एक सेंटर मास होगा, मतलब कि अगर मैं बात करूँ एक सेंटर मास की, तो m1 x1 प्लस m2 x3 प्लस m2 x3 इस तरह से जो होगा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। तो जो m1 होगा तो m1 को मैं वैल्यू जो पुट किया है दिया है वो पुट वैल्यू करूँगा यहाँ पर, और x का वैल्यू जो दिया है 0 है, और 2m इंटू a और 3m इंटू a/2 इस तरह से मैं पुट किया x1 x2 x3 की वैल्यू, और अपन में टोटल मास जो होगा इस तरह से हमारे पास में जो वैल्यू होगा 7a/12 आई कैप आएगा, ठीक है। सिमिलरली हम वाई सेंटर मास की बात करते हैं, तो यहाँ पर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 इस तरह से मतलब जो y1 y2 y3 का वैल्यू गिवन है उसको मैंने पुट किया, तो मेरे पास में वाई सेंटर मास जो होगा a√3/4 इंटू जे कैप, ठीक है। तो जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल जो सेंटर मास लाई करेगा इस सिस्टम का, तो एक सेंटर मास प्लस वाई सेंटर मास होगा तो 7a/12 आई कैप प्लस a√3/4 जे कैप, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि सपोज हमारे पास में एक रॉड है, ठीक है। रॉड एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये रॉड जो है m,l का है, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो मास ऑफ दिस पार्ट होगा dm, वो जो होगा m/l dx होगा। तो एक सेंटर मास का फॉर्मूला जो होता है x dm इंटीग्रेशन 0 से l करेंगे, क्योंकि यहाँ से 0 से l तक ही अपने पास में मास लाई कर रहा है, और अपॉन में dm का इंटीग्रेशन 0 से l, ठीक है। तो x इंटू अब dm का वैल्यू m/l इंटू dx अपॉन में देखिए dm का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे m/l इंटू dx, अब 0 से l, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, जैसे m/l को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x dx का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, और यहाँ पर भी m/l कॉमन लिया तो dx का इंटीग्रेशन x हुआ। तो इस तरह से फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारे पास l/2 आया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अच्छे से कंसेप्ट अप्लाई करने पर आप सेंटर मास के मतलब क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छे से। सॉलिड हेमीस्फीयर देखिए बात करते हैं, यहाँ पर इसका सेंटर मास कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सॉलिड हेमीस्फीयर है, ठीक है, मतलब हेमीस्फीयर है, सॉलिड है, मतलब हाफ सॉलिड की बात करते हैं। तो देखिए ये मैंने पूरा होल सॉलिड बनाया है, बट बात मुझे यहाँ बस इस पर कॉन्सेंट्रेट करना अपने को, पूछा सवाल में है कि हाफ सॉलिड की बात करें, तो यहाँ पर ये m,r इसका मास दिया है m, ठीक है, इतने पार्ट का मास m दिया है। तो जो dm होगा वो m अपॉन में इसका वॉल्यूम जो होगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू इसका जो मतलब कि एक मैं एलिमेंट चूज़ किया हूँ r थीटा पर और ये d थीटा पर, तो r cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू r d थीटा, इस तरह से फाइनली सॉल्व करने पर जो dm का वैल्यू आएगा 3m/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसमें देखिए वाई सेंटर मास और एक सेंटर मास दोनों कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट मैं वाई सेंटर मास की बात करता हूँ। तो मतलब मेथड 1 है कि वाई सेंटर मास के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए, अदरवाइज़ आप एक सेंटर मास के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वाई सेंटर मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब कि फर्दर प्रोसेस किया है, ठीक है। तो वाई सेंटर मास इक्वल्स टू 1 अपॉन में टोटल मास इंटू इंटीग्रेशन जो होगा जो वाई डी एम होता है, तो वहाँ पर वाई डी एम का वैल्यू जो है वाई का वैल्यू r sin थीटा और डी एम 0 से π/2। अब देखिए डी एम का वैल्यू मैंने पुट किया, ठीक है। जब डी एम का वैल्यू मैं पुट करूँगा
तो मेरे पास में मतलब कि देखिए 1/m r sin थीटा dm का वैल्यू 3m/2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा 0 से π/2। तो देखिए 3r/2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना। तो अपने पास में sin थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा 0 से π/2। अब देखिए यहाँ पर मैं cos स्क्वायर थीटा मतलब सब्सटीट्यूशन करके यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को मैं t मान लिया। तो इस तरह से मतलब कि मेरे पास में y सेंटर मास जो होगा 3r/2 और इसका फाइनली जो होगा माइनस cos क्यू x/3। तो इसका जो लिमिट है 0 से π/2 है, तो मैं π/2 पुट किया तो वो मतलब 0 आ जाएगा। और फिर फाइनली मेरे पास में r/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ से 3 कॉम मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली r/2 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मतलब समझना चाहिए कि मतलब सेंटर मास के जो कंसेप्ट होते हैं, आप बस उसमें अपना कंसेप्ट लगाइए अच्छे से, और किसी भी आप ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सॉलिड कोन की, ठीक है। देखिए मेरे पास में सॉलिड कोन है, जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, मतलब उस तरह से ये सॉलिड कोन गिवन है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसका हाइट एच दे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया कि ये जो वर्टेक्स है इस कोन का, यहाँ से मैं वाइस नीचे डिस्टेंस नीचे एक मैंने रिंग सेलेक्ट किया, और रिंग का मैं इंटीग्रेट करते करते मैं इस पूरे सॉलिड कोन का जो है सेंटर मास कैलकुलेट करूंगा। और अपने पास में गिवन है कि जो सॉलिड कोन है इसका मास m है और रेडियस r गिवन है और हाइट h गिवन है, ठीक है। तो हम लोग जो अपने मतलब कि लोअर क्लास में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कि जो सिमेट्रिकल जो ट्राइंगल होता है, तो उसमें r/y देखिए मतलब ये डिस्टेंस r गिवन है और अपन में y, ये इस ट्राइंगल की बात करते हैं। क्योंकि जो मैं रिंग सेलेक्ट किया हूँ, तो अगर मैं देखूँ तो ये एक तरह से ट्राइंगल बन गया, ये छोटा ट्राइंगल और ये एक बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। तो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर r/y इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन में कैपिटल H। तो यहाँ से जो स्मॉल r की वैल्यू आएगा वो r अपॉन में कैपिटल H इंटू वाई आएगा, ठीक है। अब देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता हूँ, क्योंकि आप लोग उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास में जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब कि वॉल्यूम का या मास का या मतलब लेंथ का, वो 3 तरह से होता है, रो, सिग्मा और लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर जो है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर जो रो होगा मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम जो है 1/3 πr² h। तो देखिए ये 3 ऊपर चला गया तो 3m/πr² h, ठीक है। अब देखिए मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क जो होगा, यहाँ पर देखिए dm जो होगा, मतलब कि ये जो छोटा मैंने स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किया है इसका जो मास होगा dm, तो रो इंटू πr² इंटू dy, ठीक है। तो यहाँ से मैं रो का वैल्यू पुट किया 3m/πr² h और जो πr² dy। फाइनली मतलब सॉल्व करने पर हमारे पास में जो dm का वैल्यू आएगा वो 3m/h³ y² dy, ठीक है। अब जो dm का वैल्यू आएगा 3m/h³ इंटू y² dy। इस तरह से y सेंटर मास जो होगा मतलब कि 3/h³ y की पावर 4/4। तो देखिए y जो है 0 से h इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है, तो मैंने h पुट किया यहाँ पर। तो फाइनली मेरे पास में जो y सेंटर मास होगा 3h/4 होगा। और फ्रॉम वर्टेक्स, क्योंकि मैंने देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो जो मैं y डिस्टेंस नीचे माना था फ्रॉम वर्टेक्स माना था, तो जो y सेंटर मास होगा ये 3h/4 फ्रॉम वर्टेक्स होगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में मतलब दिया जाता है भाई बेस से अपना y सेंटर मास क्या होगा, तो देखिए इसमें h माइनस 3h/4 कर दीजिए, फाइनली अपने पास में h/4 होगा, सेंटर मास लाई करेगा फॉर सॉलिड कोन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में अब देखिए इस तरह से हॉलो कोन की बात करते हैं, तो हॉलो कोन में h/3 होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मतलब सारे ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब डेरिवेशन याद रखना ज़रूरी नहीं है। आप लोग फाइनली उसके मतलब कि फार्मूला जो फाइनली उसका डेरिवेशन का जो हमारे पास में है कंसेप्ट, उसको आप लोग याद रखिए कि मतलब जो सॉलिड कोन है, हॉलो कोन है, अपने पास में सॉलिड हेमीस्फीयर है, हॉलो हेमीस्फीयर है, इस तरह के जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप हैं उसके सेंटर मास कहाँ लाई करेगा। तो क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्टली वो पूछता है कि मतलब सेंटर मास कहाँ लाई करता है। तो इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट हो गया अगर हम लोग याद करें अपने पास में सेंटर मास है डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप की, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।